इस विस्तृत चर्चा यानी हमारी इस डीप डाइव में हम आज कुछ बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर नोट्स और केस स्टडीज के आधार पर सॉफ्टवेयर डिजाइन के 4+1 व्यू मॉडल का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि किसी भी जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए या समझने के लिए हमें कई अलग अलग नजरियों की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। बिल्कुल। और ये भी कि इस मॉडल को असल दुनिया की जो सिस्टम्स होते हैं उनमें कैसे लागू किया जाता है। सही कहा। तो किसी भी टेक्निकल गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक बहुत ही शानदार घर बना रहा है। अच्छा। तो आमतौर पर दिमाग में एक बहुत ही साफ तस्वीर होती है ना, कि एक आर्किटेक्ट आएगा, हाँ। अपना एक बड़ा सा ब्लूप्रिंट या नक्शा मेज पर फैलाएगा और बस उसी एक नक्शे को देखकर पूरा का पूरा घर खड़ा हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। देखिए, एक बहुत ही आम धारणा है। लोगों को लगता है कि कोई एक जादुई नक्शा होगा जिसमें दीवारें, पानी के पाइप, बिजली के तार और कमरों का रंग रोगन सब कुछ एक ही जगह साफ साफ दिख रहा होगा। लेकिन असलियत ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। जब असल में घर बनना शुरू होता है तो एक प्लम्बर उस नक्शे का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना, जो इंटीरियर डिजाइनर कर रहा। बिल्कुल नहीं कर सकता। प्लम्बर को एक ऐसा नक्शा चाहिए जिसमें सिर्फ पानी की पाइपलाइन दिखाई दे, ताकि वो समझ सके कि पानी का बहाव कहाँ से कहाँ होगा। सही बात है। और इलेक्ट्रिशियन को वो नक्शा चाहिए जिसमें तारों का जाल हो, स्विच बोर्ड कहाँ लगेंगे वो सब हो। और जो इंटीरियर डिजाइनर है उसे सिर्फ कमरों की सजावट और फर्नीचर की जगह से मतलब होता है। हाँ, मतलब घर तो एक ही है। घर एक ही है, लेकिन अलग अलग काम करने वालों के लिए पूरी तरह से अलग अलग नक्शों की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर की जो दुनिया है वो भी बिल्कुल एक घर बनाने जैसी ही है। अच्छा। हाँ, और जो फिलिप क्रूचिन का 4+1 व्यू मॉडल है वो इसी बुनियादी समस्या को सुलझाता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो हमारे स्रोत बताते हैं वो ये है कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का असली काम सिर्फ कोड लिखना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वो असल में एक कह सकते हैं कि एक बिचौलिया या मिडलमैन होता है। रुको, मिडलमैन ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। क्या आर्किटेक्ट वो इंसान नहीं होता जो सिस्टम का सबसे बड़ा टेक्निकल एक्सपर्ट हो? देखिए, तकनीकी विशेषज्ञ तो वो होता ही है, लेकिन उसका जो मुख्य काम है वो क्लाइंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सिस्टम इंजीनियर जैसे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच तालमेल बिठाना होता है। अच्छा, एक अनुवादक की तरह। बिल्कुल, एक ट्रांसलेटर होने जैसा ही है। क्योंकि हर स्टेक होल्डर उस सॉफ्टवेयर को अपने एक अलग नजरिए से देखता है। जैसे एक क्लाइंट या यूजर है, वो क्या चाहता है? वो सिर्फ ये चाहता है कि मैंने बटन दबाया और मेरा काम हो जाए। हाँ, उसे सर्वर या पीछे चल रहे कोड से क्या ही मतलब है। सही कहा। और दूसरी ओर एक सिस्टम इंजीनियर को इस बात की चिंता होती है कि सिस्टम कितने सर्वर पर चलेगा, वो सुरक्षित कैसे रहेगा। इसका मतलब है कि अलग अलग लोग और सबकी अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं। सटीक रूप से। और स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से ये बताता है कि अगर इन अलग अलग नजरियों के बीच कोई गलतफहमी होती है तो उसके परिणाम बहुत महंगे साबित होते हैं। महंगे मतलब पैसों के नुकसान के मामले में? हाँ, अगर आर्किटेक्चर के लेवल पर कोई गड़बड़ी रह जाती है और उसी गलतफहमी के आधार पर गलत कोडिंग हो जाती है तो बाद में उस गलती को सुधारने में 10 गुना ज्यादा मेहनत लगती है। और 10 गुना ज्यादा खर्च भी लगता है। 10 गुना खर्च? ये तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से तबाह करने के लिए काफी है। बिल्कुल। तो अब पिछले हिस्से की उस अलग अलग नक्शों वाली बात को अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या हम बस एक बहुत बड़ा, बहुत ही विस्तृत डायग्राम नहीं बना सकते? एक ऐसा मास्टर डायग्राम जिसमें कोड, सर्वर, यूजर इंटरफेस सब कुछ एक ही जगह हो। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को सिर्फ एक ही डायग्राम में समेटना असंभव क्यों है? एक मास्टर डायग्राम बनाने का विचार सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस में व्यवहार में ये एक भयानक सपना बन जाता है। भयानक सपना कैसे? कल्पना कीजिए कि एक ही व्हाइट बोर्ड पर यूजर के क्लिक करने की प्रक्रिया, डेटाबेस की टेबल, नेटवर्क के केबल्स और सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स सब एक साथ बना दिए गए हैं। अच्छा। वो किसी स्पेगेटी या उलझे हुए तारों के गुच्छे जैसा दिखेगा। एक जो आम यूजर है वो उस डायग्राम को देख के ही डर जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें दुनिया भर की तकनीकी जानकारी होगी जो उसके किसी काम की नहीं है। बिल्कुल।
और एक कोडर या डेवलपर को उस डायग्राम में सर्वर की तारों से क्या लेना देना? सही बात है, उससे तो बस उसका ध्यान ही भटकेगा। यही तो समस्या है। एक ही डायग्राम में सब कुछ ठूसने की कोशिश करने से सिर्फ और सिर्फ उलझन पैदा होती है। इसीलिए हमें एक ऐसे ढांचे की जरूरत पड़ती है जो इन सभी अलग अलग जरूरतों को अलग अलग लेकिन बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिखाए। अच्छा, तो यहीं से इस 4+1 मॉडल की शुरुआत होती है। हाँ, यहीं से 1995 के आसपास फिलिप क्रूचिन ने 4+1 व्यू मॉडल की शुरुआत की थी। तो ये जो फिलिप क्रूचिन का मॉडल है, ये आखिर काम कैसे करता है? मतलब क्या ये सच में काम को आसान बनाता है या फिर डेवलपर्स को एक की जगह 4 अलग-अलग नक्शे बनाने का एक्स्ट्रा काम सौंप देता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि अरे काम तो 4 गुना हो गया। हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ये कॉम्प्लेक्सिटी को यानी जटिलता को बांटने का काम करता है। ओके। इस मॉडल का जो मुख्य विचार है वो ये है कि किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को 4 मुख्य नजरियों या कह लें व्यूज में बांट दिया जाए और फिर एक 5वें नजरिए की मदद से उन चारों को आपस में जोड़ दिया जाए। 4+1, इसीलिए इसका नाम 4+1 है। बिल्कुल, और ये मॉडल इतना प्रभावी साबित हुआ कि इसे रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के रूप में एक स्टैंडर्ड की तरह मान्यता मिल गई। ये रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस क्या है? बिना किसी भारी तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किए अगर इसे समझना हो तो। बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो ये सॉफ्टवेयर बनाने का एक अनुशासित तरीका है। अच्छा। जो ये पक्का करता है कि प्रोजेक्ट समय पर और जो तय बजट है उसी में पूरा हो, और सबसे जरूरी बात ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी सुनिश्चित करता है। क्वालिटी मतलब वो सही से चले? सिर्फ चलना ही नहीं, स्रोतों के अनुसार। क्वालिटी का मतलब परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब सिस्टम को बड़ा करने की क्षमता। हाँ, स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी मतलब सिस्टम हमेशा उपलब्ध रहे, ये सब चीजें शामिल होती हैं। समझ गया। तो ये 4+1 मॉडल ये सब हासिल करने का एक तरह से नक्शा है। तो ये काफी लॉजिकल ढांचा लगता है। तो चलिए एक एक करके इन चारों व्यूज के अंदर झांकते हैं। बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं और हर व्यू किसके लिए बना है। तो स्रोत में जो सबसे पहला नाम आता है वो है लॉजिकल व्यू। हाँ, लॉजिकल व्यू। तो ये पूरी तरह से सिस्टम की जो कार्यक्षमता है, मतलब फंक्शनैलिटी है, उस पे केंद्रित होता है। ये एंड यूजर यानी अंतिम उपयोगकर्ता के लिए होता है। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सिस्टम असल में काम क्या करेगा। ओके। तकनीकी रूप से कहें तो इसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा रुकते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनके लिए ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का क्या मतलब है? क्या इसे किसी आम उदाहरण से समझाया जा सकता है? हाँ, जरूर। मान लीजिए कि सिस्टम एक कार बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है। तो जो क्लास है वो उस कार का ब्लूप्रिंट या नक्शा है। मतलब ये बताता है कि कार में 4 पहिए होंगे, एक स्टीयरिंग होगा और एक इंजन होगा। अच्छा, मतलब क्लास सिर्फ एक आइडिया या विचार है। बिल्कुल। और जो ऑब्जेक्ट है वो असलियत की कार है, जो उस नक्शे को देखकर बनाई गई है और जिसे कोई असल में चला सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। हाँ, तो लॉजिकल व्यू में ऐसे ही ब्लूप्रिंट्स बनाए जाते हैं। अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो ग्राहक एक क्लास हो सकता है ना? एकदम सही, ग्राहक एक क्लास हो सकता है और शॉपिंग कार्ट दूसरी क्लास। लॉजिकल व्यू ये दिखाएगा कि एक ग्राहक शॉपिंग कार्ट में सामान कैसे डालेगा। ये इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करता कि वो काम किस कंप्यूटर या सर्वर पर हो रहा है। समझ गया। मतलब लॉजिकल व्यू सिर्फ ये तय करता है कि यूजर को क्या-क्या करने की सुविधा मिलेगी। हाँ। अब अगर यूजर का काम तय हो गया है तो अगला कदम क्या है? श्रुत के अनुसार इसके बाद आता है प्रोसेस व्यू। हाँ, प्रोसेस व्यू। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस और उसकी स्केलेबिलिटी को पक्का करना है। अच्छा। ये आर्किटेक्ट और सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए होता है। ये इस बात पर ध्यान देता है कि जब सिस्टम असल में चल रहा होगा तब उसका व्यवहार कैसा होगा। यहाँ मुझे एक चुनौती नजर आती है। क्या? लॉजिक तो तय हो गया कि एक ग्राहक शॉपिंग करेगा, लेकिन क्या होता है जब लाखों ग्राहक एक साथ शॉपिंग करने आ जाएं? क्या ये व्यू स्थिति को संभालता है, जिसे टेक्निकल भाषा में कॉन्करेंसी कहते हैं? एकदम। प्रोसेस व्यू का मुख्य काम ही यही है। ओके। कि जब हजारों यूजर्स एक ही समय पर किसी वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हों तो सिस्टम क्रैश ना हो। यहाँ थ्रेड्स का विचार आता है।
तो इसे भी थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ये थ्रेड्स कैसे काम करते हैं? इसे एक सुपरमार्केट की तरह सोचें। ठीक है। अगर सुपरमार्केट में केवल एक ही बिलिंग काउंटर है तो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी और काम धीमा हो जाएगा। हाँ, सब लोग उसी एक लाइन में फंसे रहेंगे। ये हुआ सिंगल थ्रेड सिस्टम। हाँ। लेकिन अगर वहां 10 बिलिंग काउंटर खोल दिए जाएं तो 10 ग्राहक एक साथ अपना बिल भर सकते हैं। अच्छा, तो ये मल्टीपल थ्रेड्स हो गए। बिल्कुल। प्रोसेस व्यू यही तय करता है कि डेटा का प्रवाह सुचारू कैसे रहेगा। अगर एक थ्रेड या कोई एक प्रोसेस रुक भी जाती है तो बाकी का सिस्टम कैसे चलता रहेगा, ये सुनिश्चित करता है कि सिस्टम धीमा ना पड़े। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आज के समय में जब सिस्टम्स पर इतना भारी ट्रैफिक होता है। बिल्कुल। अब तीसरे व्यू की ओर बढ़ते हैं, जो है डेवलपमेंट व्यू। नाम से ही साफ है कि ये कोडिंग करने वाले डेवलपर्स के लिए होगा, लेकिन इसमें खास बात क्या है? देखिए, ये व्यू पूरी तरह से सॉफ्टवेयर के निर्माण और उसे मैनेज करने के बारे में है। अच्छा। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर के कोड को कैसे बांटा और व्यवस्थित किया जाएगा। कोड को बांटना मतलब इसमें कौन से मॉड्यूल्स होंगे, कौन सी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जाएगा और पूरे कोड का ढांचा कैसा होगा। ऐसा लगता है कि ये व्यू इस बात को पक्का करता है कि काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सके। सही पकड़ा आपने। मान लीजिए कि 50 डेवलपर्स एक ही सिस्टम पर काम कर रहे हो, तो डेवलपमेंट व्यू ये तय करेगा कि कोई किसी दूसरे के कोड में गड़बड़ ना करे, है ना? बिल्कुल, ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। ये सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का नक्शा है। ओके। अगर कोड व्यवस्थित नहीं होगा ना, तो कोई नया फीचर जोड़ना या कोई पुरानी गलती ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो जाएगा। डेवलपमेंट व्यू चीजों को मॉड्यूलर बनाता है। समझ गया। तो अब तक हमारे पास यूजर के लिए लॉजिकल व्यू है, परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेस व्यू है और कोडर्स के लिए डेवलपमेंट व्यू है। हाँ। अब चौथा है फिजिकल व्यू। नाम से लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के लिए होता है। इसका जो मकसद है वो हार्डवेयर, सर्वर और कम्युनिकेशन से जुड़े पहलुओं को दर्शाना है। इसे ना सिस्टम टोपोलॉजी भी कहा जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर के कौन से हिस्से किस सर्वर पर डिप्लॉय होंगे, डेटाबेस दुनिया के किस कोने में स्टोर होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे काम करेगी, ये सब फिजिकल व्यू का हिस्सा है। ये जो टोपोलॉजी शब्द है ना, ये कई बार लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या इसे डिजिटल दुनिया के शहरों और उनके बीच बने हाईवे के नेटवर्क की तरह देखा जा सकता है? हाँ। जहां शहर हमारे सर्वर हैं और हाईवे वो तार या नेटवर्क हैं जो उन्हें आपस में जोड़ते हैं। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। अच्छा। हाँ, नेटवर्क टोपोलॉजी असल में यही तय करती है कि ये जो शहर है ये एक दूसरे से कितनी तेजी से और कितने सुरक्षित तरीके से बात करेंगे। स्रोत में ना इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। कौन सा? एक टेलीफोन एक्सचेंज का, जिसे PABX कहते हैं। हाँ, वो उदाहरण काफी ध्यान खींचता है। उसमें कंप्यूटर C, F और K का कुछ जिक्र है। बिल्कुल। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या होती है? यही ना कि वो कभी बंद ना हो। हाँ, मतलब 100% रिलायबल होना चाहिए। एकदम। तो फिजिकल व्यू में ये दिखाया जाता है कि हार्डवेयर का जो बैकअप है वो कैसे काम करेगा। उस उदाहरण में एक प्राइमरी कंप्यूटर है C जो सारी कॉल्स को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हार्डवेयर में कोई खराबी आ जाए और C काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो कॉल्स कट जाएंगे। नहीं, वहाँ एक बैकअप कंप्यूटर F होता है जो तुरंत बिना एक भी कॉल काटे उसका काम संभाल लेता है। अच्छा। और एक K कंप्यूटर भी है। तो ये जो भौतिक हार्डवेयर की व्यवस्था है ना, यही फिजिकल व्यू है। ये तो बहुत साफ हो गया। हमारे पास अब 4 नक्शे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पूछिए। अगर ये चारों व्यूज अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोगों के लिए बने हैं, तो इन्हें एक साथ लाया कैसे जाता है? मतलब कैसे पता चलेगा कि डेवलपर का बनाया हुआ कोड उस फिजिकल सर्वर पर सही से चलेगा और यूजर को वही मिलेगा जो लॉजिकल व्यू में तय हुआ था? और यहीं पर इस 4+1 मॉडल का सबसे अहम हिस्सा, यानी जो +1 है, वो भूमिका में आता है। ओके। जिसे सिनेरियो व्यू या यूज केस कहा जाता है। ये कोई नया टेक्निकल डायग्राम तो नहीं है ना? नहीं, ये कोई स्ट्रक्चर या ढांचा नहीं है। इसके बजाय ये यूज केस है जो बाकी चारों व्यूज को आपस में जोड़ते हैं। अच्छा, अगर हम इससे अपनी पहले वाली एनालॉजी से जोड़ें। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि पहले के चारों व्यूज एक फिल्म के अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा एक्टर्स का है
वो हो गया लॉजिकल व्यू। ठीक है। एक सेट और लोकेशन का है, वो फिजिकल व्यू हो गया। एक कैमरे और एक्शन का है, जो प्रोसेस व्यू है। और एक एडिटिंग का है, जो डेवलपमेंट व्यू है। अरे वाह! तो क्या ये +1 व्यू उस फिल्म की स्क्रिप्ट है जो इन सबको एक अर्थपूर्ण कहानी में पिरोती है? ये एनालॉजी इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। फिल्म की स्क्रिप्ट वाला उदाहरण एकदम फिट बैठता है यहाँ। अच्छा। हाँ, सिनेरियो व्यू असल में एक टेक्स्ट आधारित विवरण होता है जो बताता है कि सिस्टम एक खास स्थिति में कैसे बर्ताव करेगा। ये इस बात को साबित करता है कि ऊपर के जो 4 व्यूज हमने बनाए हैं वे सिर्फ हवा में नहीं झूल रहे हैं। हाँ, मतलब उनका आपस में कोई कनेक्शन है। बिल्कुल, वे सब मिलकर एक कहानी बना रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरी थियरी और इन 5 व्यूज को असल में गहराई से समझने के लिए हमें इसे किसी वास्तविक सिस्टम पर लागू करके देखना चाहिए। ये एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका होगा। हमारे स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी दी गई है, फ्लाइट असिस्ट नाम के एक फ्लाइट बुकिंग सिस्टम की। हाँ, फ्लाइट असिस्ट। चलिए इस सिस्टम को इस 4+1 मॉडल के सांचे में ढालकर देखते हैं। ठीक है, तो फ्लाइट असिस्ट एक ऐसा सिस्टम है जहां कोई यूजर अलग अलग एयरलाइंस की फ्लाइट्स खोज सकता है और टिकट बुक कर सकता है। अगर कोई इसके लॉजिकल व्यू को डिजाइन कर रहा हो तो वो कैसा दिखेगा आपके हिसाब से? लॉजिकल व्यू तो पूरी तरह से यूजर के अनुभव पर केंद्रित होगा, है ना? बिल्कुल। ये देखेगा कि सिस्टम क्या क्या करने दे रहा है, जैसे फ्लाइट खोजना, इंडिगो या स्पाइसजेट जैसी एयरलाइन का चुनाव करना, टिकट बुक करना या फिर पहले से बुक की गई टिकट को कैंसिल करना। इसमें सिर्फ इन कार्यों की सूची और उनके बीच का संबंध होगा। एकदम सही। अब प्रोसेस व्यू की बात करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि इस सिस्टम में बैकग्राउंड में कुछ एनालिटिक्स भी चल रहे हैं। एनालिटिक्स किस तरह के? जैसे सिस्टम ये पता लगा रहा है कि कौन सा रूट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है ताकि भविष्य में उसी हिसाब से कीमतें तय की जा सके। अच्छा, डायनामिक प्राइसिंग टाइप कुछ। हाँ। तो प्रोसेस व्यू ये पक्का करेगा कि जब बैकग्राउंड में ये भारी एनालिटिक्स का काम चल रहा हो और उसी समय अगर कोई यूजर टिकट बुक कर रहा हो तो सिस्टम की गति पर कोई असर ना पड़े। और यहाँ कॉन्करेंसी भी एक बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल होगा। सोचिए अगर दीपावली के समय दिल्ली से पटना की एक ही फ्लाइट की आखिरी सीट बची है और 2 लोग एक ही सेकंड में उसे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत होता है। तो प्रोसेस व्यू ये तय करेगा कि सिस्टम उलझन में पड़कर मतलब क्रैश ना हो जाए, बल्कि सुचारू रूप से एक व्यक्ति को सीट दे और दूसरे को सीट फुल का मैसेज दिखाए। ये प्रोसेस व्यू का एकदम सटीक काम है। इसके बाद डेवलपमेंट व्यू की बारी आती है। अब डेवलपर्स को इस बात की चिंता है कि वे कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है। स्रोत के अनुसार सिस्टम में क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट की सुविधा भी है। हाँ। मान लीजिए सिस्टम HDFC या SBI के पेमेंट गेटवे से जुड़ा है, तो डेवलपमेंट व्यू ये तय करेगा कि इन पेमेंट गेटवे के मॉड्यूल्स को अलग से और सुरक्षित रूप से लिखा जाए। यहाँ एक बहुत दिलचस्प स्थिति बनती है। क्या? अगर कल को किसी नए बैंक को, मतलब मान लीजिए ICICI को सिस्टम से जोड़ना पड़े तो क्या होगा? क्या डेवलपमेंट व्यू की वजह से ये काम आसान हो जाता है? निश्चित रूप से आसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि डेवलपमेंट व्यू में कोड मॉड्यूल्स में बटा हुआ है, इसलिए एक नया बैंक जोड़ने के लिए पूरे फ्लाइट बुकिंग सिस्टम के कोड को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब सिर्फ वो पेमेंट वाला हिस्सा जोड़ना होगा। बिल्कुल, बस एक नया पेमेंट मॉड्यूल जोड़ा जाएगा और बाकी का सिस्टम वैसे ही काम करता रहेगा। ये डेवलपर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सही कहा। अब फिजिकल व्यू को देखते हैं। फिजिकल व्यू में हम ये देखेंगे कि ये जो पूरा वेब आधारित सिस्टम है ये किन सर्वर पर होस्ट किया गया है। ओके। क्या ये किसी एक डेटा सेंटर में है या किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर है। हाँ। साथ ही जब टिकट बुक होने के बाद कंफर्मेशन का SMS या ईमेल जाता है तो वो सिस्टम किन भौतिक संचार माध्यमों या हार्डवेयर से होकर गुजरता है। समझ गया। तो अब हमारे पास चारों टुकड़े हैं। अब इन चारों को एक साथ पिरोने की बारी है, यानी जो +1 या सिनेरियो व्यू है जिसे हमने फिल्म की स्क्रिप्ट कहा था। बिल्कुल। तो हमारा सिनेरियो या यूज केस कुछ इस तरह होगा। एक यूजर अपने स्मार्टफोन पर ऐप खोलता है, वो मुंबई से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट खोजता है। सिस्टम उसे बिना रोके नतीजे दिखाता है। ठीक है। वो एक फ्लाइट चुनता है और अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी डालता है। पेमेंट सफल होती है, डेटाबेस में सीट रिजर्व हो जाती है और तुरंत उसके फोन पर एक SMS आता है कि उसकी टिकट कंफर्म हो गई है। वाह,
तो ये पूरी कहानी मतलब ये एक यूज केस साबित करता है कि चारों व्यू सही से काम कर रहे हैं। एकदम सही। लॉजिकल व्यू ने खोजने और बुक करने की सुविधा दी। प्रोसेस व्यू ने ये पक्का किया कि सर्च और पेमेंट बिना धीमा हुए पूरी हो। हाँ। डेवलपमेंट व्यू ने क्रेडिट कार्ड के कोड को सही से प्रोसेस किया और फिजिकल व्यू ने डेटाबेस में सुरक्षित जानकारी सेव की और हार्डवेयर के जरिए एसएमएस भेजा। और यही फिलिप क्रूचिन के इस 4+1 मॉडल की असली ताकत है। बांटता है, हर टीम को सिर्फ उनकी जरूरत की जानकारी देता है और फिर उन सबको एक अर्थपूर्ण तरीके से एक साथ ले आता है। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का एक निचोड़ निकाला जाए तो सबसे अहम बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि किसी भी बड़े और जटिल सिस्टम में एक अकेला नजरिया कभी भी पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता। ये इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। एक अकेला डायग्राम सिर्फ भ्रम पैदा करता है। बिल्कुल, हमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए अलग अलग व्यूज चाहिए ही चाहिए। हाँ। लॉजिकल व्यू जो एंड यूजर की जरूरतों के लिए है, प्रोसेस व्यू जो सिस्टम की परफॉर्मेंस और गति के लिए है, डेवलपमेंट व्यू जो कोडर्स के लिए है ताकि वे अपना काम व्यवस्थित रख सकें, और फिजिकल व्यू जो हार्डवेयर और सर्वर से जुड़ी टीम के लिए है। और अंत में सिनेरियो व्यू। सिनेरियो व्यू यानी वो गोंद जो इन सबको आपस में जोड़कर ये साबित करता है कि पूरी की पूरी मशीन सही से काम कर रही है। अगर इस ढांचे को सही से लागू किया जाए ना, तो वो 10 गुना खर्च और मेहनत वाली जो बात हमने शुरुआत में की थी उससे पूरी तरह बचा जा सकता है। बिल्कुल बचा जा सकता है। ये एक सफल प्रोडक्ट डिजाइन करने का सबसे ठोस तरीका है। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। अच्छा। हमारे स्रोत में एक जगह फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी जिक्र किया गया है। हाँ, एक एक्टिविटी के संदर्भ में ये बात आई थी। तो अगर हम सोचे भविष्य में जब भी हम कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं और उसमें कोई एकदम नई सुविधा या फीचर देखते हैं, मान लीजिए कि किसी मैसेजिंग ऐप में अचानक से 50 लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉल करने का कोई नया फीचर आ गया। ओके। तो ये सोचने वाली बात है कि उस एक छोटे से बदलाव ने 4+1 मॉडल के हर एक व्यू में कितनी उथल-पुथल मचाई होगी। उफ। ये सोचने में ही मतलब वाकई बहुत मजेदार है और ये पूरे आर्किटेक्चर की जटिलता को सामने लाता है। हाँ ना। क्या वो बदलाव सिर्फ डेवलपमेंट व्यू में कोड की कुछ नई लाइनें लिखने तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। उस एक वीडियो कॉलिंग फीचर की वजह से प्रोसेस व्यू में अचानक से लाखों नए थ्रेड संभालने पड़े होंगे ताकि कॉन्करेंसी बनी रहे और कॉल बीच में ना कटे। बिल्कुल। और शायद उस बढ़े हुए डेटा और लोड को उठाने के लिए दुनिया की किसी कोने में किसी डेटा सेंटर में नए सर्वर या हार्डवेयर भी लगाने पड़े होंगे। हाँ, जो उनके फिजिकल व्यू को पूरी तरह से बदल देगा। सही कहा। तो जो चीज हमारी स्क्रीन पर सिर्फ एक छोटे से नए बटन की तरह दिखती है, वो असल में आर्किटेक्ट्स के लिए कई अलग अलग नक्शों, व्यूज और टीमों के बीच तालमेल बिठाने का एक बहुत ही जटिल अभियान होता है। बिल्कुल। आता है जिसके बारे में आमतौर पर कोई सोचता तक नहीं है। हाँ, हम तो बस बटन दबाते हैं। बिल्कुल। हर एक क्लिक के पीछे एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चरल ब्रह्मांड काम कर रहा होता है। सही बात है। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस तकनीकी और ज्ञानवर्धक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह नई चीजों के पीछे के विज्ञान को समझते रहें और सीखते रहें।